हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। तो हम जो हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे वो था एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमने इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले अब इसके बारे में थोड़ी बेसिक सी चीजें जो कि फैक्चुअल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये है एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एंडोडर्मल इन ओरिजिन हमने पढ़ा था। अभी तक हम हाइपोथैलेमस पढ़ चुके हैं, हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं, हम पीनियल ग्लैंड पढ़ चुके हैं। वो जो तीनों ग्लैंड थे वो थे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, वो एक्टोडर्म से बनते थे। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये फर्स्ट ग्लैंड आया थायराइड ग्लैंड, जो कि कौन सा ओरिजिन है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। उसके अलावा बाकी जो थे वो सिंगल थे, लेकिन ये वन पेयर यानी कि 2 इन नंबर, 2 है। थायराइड ग्लैंड एक नहीं है हमारी बॉडी में, थायराइड ग्लैंड 2 है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर। वेंट्रल सरफेस पर जो हमारी इस तरीके से ये होती है हमारी ट्रैकिया, जो वेंट पाइप है ट्रैकिया, हमारे वेंट्रल सरफेस पर ट्रैकिया के अराउंड इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी होती है। ये है थायराइड ग्लैंड, ये है थायराइड ग्लैंड, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है हमें, ये हमें दिख रहा है एच शेप। इसे हम बोल सकते हैं एच शेप, इसे हम बोल सकते हैं बटरफ्लाई शेप। ये बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है, ये एच शेप की तरह दिख रहा है। ये हमारा जो ये वाला होता है ये हमारा वेंट्रल सरफेस होता है, और जो बैक वाला होता है ये हमारा डोर्सल सरफेस होता है। तो हमारे वेंट्रल सरफेस के अंदर जो ट्रैकिया है इसके दोनों ओर एक एक थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वो थायराइड ग्लैंड एच शेप हो सकती है, उसी को बटरफ्लाई कहते हैं। और इसके अंदर छोटी छोटी 2 पेयर ऑफ ग्लैंड्स और प्रेजेंट होती है, जो कि होती है पैराथायराइड। ये है पैराथायराइड, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। यह है पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड के सरफेस पर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। ये एक पेयर यानी कि 2 प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी वेंट्रल सरफेस पर ट्रैकिया जो है उसके अराउंड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगी कि ये एक एच शेप या बटरफ्लाई हो, और उसके अंदर जो प्रेजेंट होगी वो होगी पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगर इसका हम टीएस कट करें, अगर हम इसका टीएस कट करें तो हमें क्या दिखेगा। अगर हम थायराइड ग्लैंड का टीएस कट करते हैं तो हमें 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो दिखेंगे हमें थायराइड फॉलिकल्स, और एक दिखेंगी हमें पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। जब हम थायराइड ग्लैंड का टीएस कट करेंगे, हम जब इसको इस तरीके से कट करेंगे तो उसके अंदर हमें 2 टाइप ऑफ सेल्स दिखेंगी। एक को नाम देंगे हम थायराइड फॉलिकल्स और एक होंगे पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। जो थायराइड फॉलिकल्स होंगे उससे 2 तरीके के हार्मोन्स निकलेंगे, एक होगा T3, एक होगा T4। इसका नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन, और ये है टेट्रा आइडोथायरोनिन। ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये इनके नेम है। T3 का फुल नेम ये है और T4 का फुल नेम ये है। ये कहाँ से निकल रही है, ये निकल रहे हैं थायराइड फॉलिकल से। हम इसको अगर डायग्रामेटिकली देखें, ये थायराइड फॉलिकल्स हैं। थायराइड फॉलिकल्स के अंदर इसका ये जो एपिथेलियम है ये क्यूबॉइडल होगा। ये थायराइड फॉलिकल्स हैं, ये क्या है इनका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये थायराइड फॉलिकल्स हैं। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर प्रेजेंट है
हमारे हार्मोन जिनका नाम है T4, ये T4 हार्मोन्स है, ठीक है। और इसके जो सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है हमारी पैराफोलिकुलर सेल्स, तो ये है पैराफोलिकुलर सेल्स। पैराफोलिकुलर सेल्स को कहा जाता है सी सेल्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर, अगर हम टीएस को कट करें तो हम पैराफोलिकुलर सेल्स को उसका नेम दे देते हैं कि इनको और क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सी सेल्स, पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। थायराइड फॉलिकल से T3 और T4 हार्मोन्स निकले। जो T3 हार्मोन है ये बहुत एक्टिव है, ये T4 हार्मोन की कंपैरेटिवली, T4 हार्मोन की तुलना में ये T3 हार्मोन ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। और जो T4 हार्मोन है इसी को ही हम बोलते हैं हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। अभी इसके अंदर हम 3 हार्मोन पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के अंदर, एक हार्मोन यहाँ आएगा, एक हार्मोन T3, एक हार्मोन T4। जो हम थायरोक्सिन हार्मोन की जब बात करें तो वो हार्मोन T4 है। और हमने बात की थी कि सिर्फ एक यही हार्मोन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग के अंदर जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था तो आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि कोई भी हार्मोन को स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है ये कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है, जो T4 हार्मोन है, उसे हम स्टोर कर सकते हैं। जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं या सी सेल्स हैं, ये हार्मोन रिलीज करेंगी TCH, जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है पैराफोलिकुलर सेल्स रिलीज करते हैं। और इसका क्या काम है, इसका काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करना, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है। कौन करता है, पैराफोलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स, ठीक है। हमने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड एंडोडर्मल है ओरिजिन में, एक पेयर है, वेंट्रल सरफेस पर कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है, ये एच शेप या बटरफ्लाई है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। अगर थायराइड ग्लैंड के टीएस को करें हम तो उसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एक है थायराइड फॉलिकल्स, एक है पैराफोलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स। थायराइड फॉलिकल्स के अंदर 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज होंगे, एक होगा T3, एक होगा T4। हमने यहाँ पर T4 दिखाया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ T4 ही प्रेजेंट होगा। जब ये टारगेट साइट पर जाएगा तो ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि T3 ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। और ये जो T4 है इसका नाम ही है थायरोक्सिन हार्मोन और इसको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो पैराफोलिकुलर सेल्स है या फिर जो सी सेल्स है ये रिलीज करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन TCH। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है, ठीक है। हमने अभी थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर ये चीज मैं लिखाई नहीं आपको कि जो T4 है वो टारगेट ऑर्गन पर पहुंचकर ये कन्वर्ट हो जाता है T3 में, क्योंकि ये जो T3 है ये ज्यादा एक्टिव है। हमने अभी थायराइड हार्मोन की थायरोक्सिन की बात की थी, हमने देखा थायरोक्सिन क्या था, ये था T4। अगर हम देखें कि थायरोक्सिन किससे बनता है तो थायरोक्सिन बनेगा एक अमीनो एसिड जिसका नाम है टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ जब 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ जब 4 मॉलिक्यूल आयोडीन के मिल जाएंगे तो बन जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। हम जो कहते हैं थायराइड हार्मोन के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है, वो आयोडीन यहाँ प्रेजेंट होता है। टायरोसिन के साथ जब 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो बनेगा थायरोक्सिन हार्मोन। उसके बाद हम बात करें, एक टर्म आती है जिसका नाम है क्राइनोफेजी। क्राइनोफेजी क्या है, क्राइनोफेजी ये है कि अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी थायराइड फॉलिकल्स की, हमने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पढ़ी थी थायराइड फॉलिकल की, और इसके अंदर हमने कहा था कि यहाँ पर प्रेजेंट है T4 और यहाँ पर हमने बनाया था सारा ब्लड, है ना। क्राइनोफेजी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इन सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम है वो फट जाता है। लाइसोसोम के फटने से जो T4 हार्मोन है वो बाहर ब्लड में आ जाता है,
ठीक है, लाइसोसोम के फटने से T4 जो है वो बाहर आ जाएगा ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर आ जाएगा और इस प्रोसेस को कहा जाता है काइनोफेजी, यानी कि लाइसोसोम का फटना। लाइसोसोम का फटना, लाइसोसोम के फटने से जो T4 है वो मिक्स हो जाएगा, मिक्स इनटू ब्लड। जो T4 है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, किस वजह से? लाइसोसोम के फटने से। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? काइनोफेजी। ठीक है, अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें, जो है हमारे प्रोटोपोडेट्स, अगर हम बात करें प्रोटोपोडेट्स की, प्रोटोपोडेट्स के अंदर क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर पाई जाती है एंडोस्टाइल। प्रोटोकोडेट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है एंडोस्टाइल। अगर हम देखें, अगर एम्फिऑक्सिस का डायग्राम हम देखें तो उसके अंदर क्या है कि कुछ इस तरीके से गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इन गिल स्लिट्स के नीचे, इन गिल स्लिट्स के नीचे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और इस स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं एंडोस्टाइल। और ये जो एंडोस्टाइल है, ये जो प्रोटीन रिलीज करेगी वो रिलीज करेगी आयोडाइज्ड। ये एंडोस्टाइल जो प्रोटीन रिलीज करती है, आयोडाइज्ड प्रोटीन रिलीज करती है। तो ये जो एंडोस्टाइल है इसका मॉडिफाइड फॉर्म ही थायराइड ग्लैंड है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एंडोस्टाइल ये एनालोगस है, एनालोगस टू थायराइड ग्लैंड। हमारे थायराइड ग्लैंड के एनालोगस कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है? तो वो स्ट्रक्चर है एंडोस्टाइल, जो कि लोअर एनिमल्स में पाई जाती है। ये हमने एम्फिऑक्सिस की गिल स्लिट्स के नीचे एंडोस्टाइल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि प्रोटोकोडेट्स में प्रेजेंट होती है। और इन प्रोटोकोडेट्स में जो एंडोस्टाइल है वही मॉडिफाई होके अब हमारे जो कॉर्डेट्स हैं, जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स है, उसके अंदर थायराइड ग्लैंड इतनी मॉडिफाई होगी, इतनी मेटामॉर्फोसिस हो गया उसका कि अब हम उसको थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। क्या फंक्शंस हैं थायराइड ग्लैंड? अगर हम थायराइड ग्लैंड के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन थायराइड ग्लैंड का यही है कि ये मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। हमने पढ़ा था, अभी आयोडीन आया था और आयोडीन को हम देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस के अंदर आयोडीन की बहुत जरूरत होती है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि अगर कोई लार्वा है, वो लार्वा मॉडिफाई होकर एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट फॉर्म इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। और उस लार्वे को, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम कह दें कि एक एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो से जब तक बच्चा नहीं बनता, एम्ब्रियो से बच्चा बनने की प्रोसेस, वैसे ही एक लार्वा से, वहां यहाँ पर मैंने बच्चा बोला लेकिन वहां पर एडल्ट का बनना, एक छोटे बच्चे से बिल्कुल एडल्ट की फॉर्मेशन होनी कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के लिए आयोडीन की बहुत जरूरत होती है। और आयोडीन कहाँ से मिलेगा? आयोडीन मिलेगा थायराइड ग्लैंड से। इसलिए थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है कि ये मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक लार्वा है एक्सोलेटल लार्वा। ये लार्वा जाकर बनाएगा एम्फीबियन, जो कि है सैलामेंडर। सैलामेंडर एक एम्फीबियन है, ये एम्फीबियन है। सैलामेंडर कहाँ से बनता है? ये बनता है एक्सोलेटल लार्वा से, एक्सोलेटल लार्वा से सैलामेंडर की फॉर्मेशन। और ये जो प्रोसेस है ये विदाउट आयोडीन तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर किसकी जरूरत है? T4 की। हम कह सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के, टायरोसिन +2I2 की इसके अंदर हमें जरूरत है। और अगर हम इसके अंदर एग्जांपल लें तो जो टैडपोल लार्वा है, टैडपोल लार्वा से फ्रॉग का बनना, ये भी मेटामॉर्फोसिस है। ये फ्रॉग का बनना, इसके लिए भी क्या जरूरत है? इसके लिए हमें जरूरत है थायरोक्सिन हार्मोन की, जिसे हम क्या कह सकते हैं? T4 की हमें जरूरत है। यानी हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी लार्वा से एडल्ट की फॉर्मेशन, उसके लिए आयोडीन की जरूरत है और आयोडीन हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है डिग्रेडेशन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जब हम सारे हॉर्मोन्स के बारे में बात कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड की, हमने जब इंट्रोडक्शन देखा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमने जब थायराइड ग्लैंड की बात आई थी तो हमने एक नाम पढ़ा था जिसका नाम था कि थायराइड ग्लैंड को कैलोरीजेनिक हार्मोन कहा जाता है। इस ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन था थायरॉक्सिन हार्मोन, उसको हमने नाम दिया था कि ये कैलोरीजेनिक हार्मोन है। अब हम इसे प्रूव करते हैं कि हमने इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन क्यों कहा, क्योंकि ये क्या करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, हमारे लीवर में ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन का कन्वर्जन किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज के अंदर प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या प्रोसेस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये प्रोसेस लीवर के अंदर होती है। लीवर के अंदर ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन से बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज आगे जाकर कन्वर्ट होगा CO2 के अंदर, वाटर के अंदर प्लस ATP के अंदर, है ना। और ये कहाँ जाता है, ये जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। ग्लूकोज क्रेब्स साइकिल के अंदर जाकर, क्रेब्स साइकिल के अंदर प्लस ETS के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 H2O प्लस ATP के अंदर, जो कि हमारी एनर्जी है, जो कि जिससे हमें क्या मिल रही है, कैलोरीज। तो ग्लाइकोजन से कन्वर्जन ग्लूकोज में, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोज से कन्वर्जन CO2 वाटर एंड ATP, ये क्रेब्स साइकिल और ETS से होगा, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर वो प्रोसेस तो है ग्लाइकोलाइसिस, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके बाद अगर हम बात करें अब प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड से ग्लूकोज का बनना, अमीनो एसिड से ग्लूकोज का बनना ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ये प्रोसेस है जिससे अमीनो एसिड का ग्लूकोज में कन्वर्जन, अमीनो एसिड का ग्लूकोज में कन्वर्जन क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये फिर यही प्रोसेस होगी और क्या बनेगी, ATP। उसके बाद अगर हम बात करें फैट्स की, फैट्स जो है ये कन्वर्ट होंगे फैटी एसिड में। इन फैटी एसिड्स के अंदर होगा बीटा ऑक्सीडेशन, इनके अंदर होगा बीटा ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, और एसिटाइल कोएंजाइम A वापस से जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, ETS के अंदर, और ये बना देगा CO2 वाटर एंड ATP। यहाँ पर भी क्या होगा, क्रेब्स साइकिल प्लस ET, ठीक है। तो हमने देखा, हमने चाहे कार्बोहाइड्रेट लेके देख लिए, हमने प्रोटीन्स लेके देख लिए, हमने फैट्स लेके देख लिए, और हमें क्या मिला इसमें से, सब में हमें मिल रही है ATP यानी कैलोरी। इसलिए हमने इसको नाम दिया कि ये एक कैलोरीजेनिक हार्मोन है, क्योंकि ये डिग्रेडेशन करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और ये सब कुछ मिलकर लास्ट प्रोडक्ट में क्या बना रहे हैं हमारे पास, ATP, ठीक है। हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका मॉल्टिंग इन स्नेक्स। स्नेक्स के अंदर मॉल्टिंग क्या होता है, हमने देखा होगा कि जो स्नेक्स हैं उनकी जो ऊपर वाली जो चर्बी होती है, ऊपर वाली जो स्किन की लेयर होती है वो उतारता रहता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मोल्टिंग। तो उस प्रोसेस के लिए उसकी जो ऊपर वाली स्किन है उसको अलग करने के लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड होता है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इसका क्या काम है कि ये हेल्प करता है मोल्टिंग इन स्नेक्स में। उसके अलावा
ये टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ये कैसा है, ये क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन। उसके अलावा ये क्या करेगा, ये करेगा रेगुलेट करेगा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारी बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो BMR है, उसे रेगुलेट करता है। BMR क्या होता है, BMR होता है कि जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है हमारी बॉडी में, उनका मेटाबॉलिज्म करना, 1 मिनट के अंदर कितने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेटाबोलाइज हुए हैं, वो होता है BMR। ठीक है, अगर हम BMR की बात करें तो जो BMR है वो होता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। BMR साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि एक है कैट और एक है काऊ, तो किसका BMR ज्यादा होगा, तो BMR ज्यादा होगा कैट का, क्योंकि इसका साइज कम है, इसलिए इसका BMR ज्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बात करें कि अगर जो थायराइड है, अगर जो थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाए, अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाए तो कौन सी प्रोसेस होती है, एक है पीडोजेनेसिस एंड नियोटेनिन। पीडोजेनेसिस एंड नियोटेनिन क्या है, पीडोजेनेसिस एंड नियोटेनिन। पीडो का मतलब होता है चाइल्ड, पीडो का मतलब होता है चाइल्ड। तो पीडोजेनेसिस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर, पीडोजेनेसिस के अंदर क्या है कि जो लार्वा है, लार्वा ही गोनैड्स प्रोड्यूस करके रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। लार्वा बिना एडल्ट में बदले, अगर लार्वा ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दे तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पीडोजेनेसिस। और ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है कि लार्वा ही रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। नियोटेनी के अंदर क्या है कि एडल्ट में अगर लार्वल कैरेक्टर्स आ जाए, एडल्ट में लार्वल कैरेक्टर्स आ जाए तो ये प्रोसेस कहलाता है नियोटेनी। और ये भी क्यों होता है, ये भी होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से। अगर मैं कहूं कि ये दोनों प्रोसेस किसी एक लार्वा में हो तो वो लार्वा होगा एक्सोल्टल लार्वा ऑफ सैलामेंडर। हमने जो भी ऊपर लार्वा पढ़ा था वही लार्वा, उस लार्वा में ये दोनों प्रोसेसेस होती है, उसके अंदर नियोटेनी भी हो सकती है, उसके अंदर पीडोजेनेसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अब हमने पढ़े थे कि थायरोक्सिन हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस हैं। एक तो मोल्टिंग इन स्नेक्स, यानी स्नेक्स की जो स्किन का उतरना है वो, टेम्परेचर रेगुलेट, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना यानी थर्मो रेगुलेशन करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारी बॉडी की BMR है उसे रेगुलेट किया जाता है, यानी 1 मिनट के अंदर कितने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेटाबोलाइज होते हैं, उनका है ये BMR। BMR इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो दो प्रोसेसेस, पीडोजेनेसिस एंड नियोटेनी होते हैं। पीडोजेनेसिस का मतलब है लार्वा ही रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दे, लार्वा के अंदर ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। और नियोटेनी है कि एडल्ट के अंदर लार्वा की कैरेक्टर्स आ जाए। ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, बट बहुत जगह आपको ये टर्म सेम ही मिलेंगी, लेकिन ये दोनों अलग अलग। और ये एक्सोल्टेड लार्वा ऑफ सैलामेंडर जिसके अंदर ये दोनों प्रोसेसेस पाई जा सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कमी हो जाए, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो यानी उसका क्या हो, हाइपोसिक्रेशन। अगर उसका हाइपोसिक्रेशन हो तो क्या होगा, सबसे पहली अगर इसके अंदर डिजीज पड़े तो वो आएगी क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म क्या है, क्रेटिनिज्म है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी तो है लेकिन वो चाइल्ड के अंदर है।
चाइल्ड में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, क्रेटिनिज्म। इससे कैसे अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा जो होगा वो होगा ड्वार्फ यानी बोना, उस बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो भी बहुत कम होगा यानी मेंटली वो रिटार्डेड होगा। उसके अलावा ये जो बच्चा होगा वो होगा स्टेराइल। क्रेटिनिज्म के अंदर जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसके अंदर थायराइड की कमी, थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो हम उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म बच्चे के अंदर। यहाँ पर बच्चा जो है वो हमें ड्वार्फ मिलेगा, उसका आईक्यू कम होगा, वो स्टेराइल होगा। स्टेराइल यानी कि वो फर्टाइल नहीं होगा, वो फर्टिलिटी नहीं आ पाएगी उसके अंदर, ठीक है। अगर हम कहें ऐसे चाइल्ड को क्या कहा जाता है, तो ऐसे चाइल्ड को कहा जाता है क्रिटिन। और ये जो कमी होती है ये प्रेग्नेंट वुमन के अंदर अगर उसके अंदर कमी हो जाए, ये स्टार्टिंग में ही हो जाएगी यानी प्रेग्नेंट वुमन के अंदर ही ये चीज हो जाएगी, तभी जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड आएगा इसके अंदर मिक्सिडिमा या इसे कहा जाता है गुल्स डिजीज। गुल्स ने इसको आइडेंटिफाई किया था इसलिए इसको गुल्स डिजीज कहा जाता है। और मिक्सिडिमा, इसके अंदर क्या होता है कि अगर एडल्ट है, एडल्ट में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, अगर एडल्ट में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो उसको बोलेंगे हम मिक्सिडिमा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो स्किन होगी वो बहुत ही पफी हो जाएगी, पफी स्किन। बॉडी जो उसकी होगी, उसकी प्रॉपर स्किन जो है वो हो जाएगी सेंसिटिव टुवर्ड्स कोल्ड। उसकी जो स्किन है वो सेंसिटिव हो जाएगी, उसकी पफी सी ऐसे सूजी हुई जैसी होती है ऐसी स्किन हो जाएगी उसकी, ठीक है। एडल्ट में अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो होगा मिक्सिडिमा। उसके बाद जो थर्ड है वो आएगा गोइटर, जिसके बारे में हम सबने सुना होगा। गोइटर जो हमने कोई लेडीज देखी होंगी जिनका जो ये है ये बिल्कुल फूला हुआ बाहर की तरफ लटका हुआ रहता है, तो वो है गोइटर। वो थायराइड के, अगर थायराइड ग्लैंड की थायरॉक्सिन की कमी हो गई है तो हो जाएगा गोइटर, ठीक है। तो अब गोइटर से तीन तरीके का गोइटर होता है। एक गोइटर होता है सिंपल गोइटर, एक तो है सिंपल, दूसरा है एंडेमिक, और जो थर्ड है वो है स्पोरेडिक या फिर जेनेटिक। तीन तरीके का गोइटर देखा जा सकता है। सिंपल गोइटर वो होता है कि नॉर्मली थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हुई, हमारा जो गला है वो लटक गया, सूजकर गला लटक गया, तो उसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल है, ये कहीं पर भी हो सकता है। एंडेमिक का मतलब होता है स्पेसिफिक प्लेस पर। तो स्पेसिफिक प्लेस क्या है कि माउंटेन्स के अंदर क्या है कि माउंटेन्स के अंदर जो लोग रहते हैं वहां पर आयोडीन कम होने की वजह से उनके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या हो जाता है, गोइटर। अगर माउंटेन स्पेशली किसी भी प्लेस से रिलेटेड कोई चीज हो तो वहां पर वर्ड यूज होता है एंडेमिक, ठीक है। उसके बाद करें स्पोरेडिक या जेनेटिक। स्पोरेडिक या जेनेटिक के अंदर क्या है कि इनकी जो जो जीन है जिसमें थायरॉक्सिन बनाना है वो जीन ही नॉन फंक्शनल हो जाए, जीन के अंदर ही, यानी ये जेनेटिक डिजीज होगी कि अगर जीन के अंदर ही कोई दिक्कत हो जाए तो फिर अपने आप ही गोइटर हो जाएगा, ठीक है। हमने गोइटर देखा, एक सिंपल देखा, एंडेमिक देखा और ये देखा। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास अगर इन सब के अंदर क्या है कि हमारे पास आयोडीन की कमी हो रही है, अगर आयोडीन नहीं मिल रहा तो गोइटर हो रहा है, और अगर आयोडीन नहीं मिल रहा तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा ही कैसे, क्योंकि हमने ये देखा था कि थायरॉक्सिन के बनने के लिए हमारे पास टायरोसिन तो है, बट हमारे पास जो आयोडीन हमें चाहिए वो आयोडीन हमें नहीं मिल रहा, इस वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन ही नहीं मिल रहा, इस वजह से ये सारी गोइटर वाली प्रोसेस हुई है, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ पे आते हैं, हाइपोसिक्रेशन के अंदर। इसकी जो डिजीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। फोर्थ है हाशिमोटो डिजीज।
ये जो हैशीमोटो डिजीज है ये है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कैसा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि ये खुद ही सुसाइड कर लेता है, यानी कि ये अपने प्रति खुद ही, थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने ही प्रति एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। जैसे हम कहते हैं कि जो लाइसोसोम है वो सुसाइडल बैग है सेल का, उसी तरीके से ये भी सुसाइडल है। कैसे कि अगर इसके अंदर ये खुद की ही एंटीबॉडीज बनाएगा जो कि थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जो कि थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो ये खुद ही अपने आप को मार रहा है, ये सुसाइड कर रहा है। हाशिमोटो डिजीज क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि ये खुद को ही मार रहा है, इसके खुद के प्रति एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके ये थे सारे हमारे हाइपोसिक्रीशन, यानी अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो। उसी तरीके से हम पढ़ते हैं कि अगर उसका सिक्रीशन ज्यादा हो गया तो हाइपर सिक्रीशन। अगर सिक्रीशन हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन का ज्यादा तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहला इसके अंदर आएगा एक्सोप्थेल्मिया। एक्सोप्थेल्मिया क्या है कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया ज्यादा तो आईज के पास जो म्यूकस है, आईज के पास जो म्यूकस है ये म्यूकस हो जाएगा स्वेल, और आंखें कैसी दिखेंगी? आंखें ऐसी सूजी हुई आंखें, बिल्कुल बाहर की तरफ आंखें दिखेंगी। तो ये है एक्सोप्थेल्मिया, जिसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन के ज्यादा होने से आईज के पास में जो म्यूकस है वो हो जाएगा स्वेल और आंखें ऐसे बाहर की तरफ दिखेंगी, आंखें बिल्कुल बाहर की तरफ, आंखें बाहर की तरफ इस तरीके से दिखेंगी जो कि लगेंगी डरावनी। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेकंड, अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया तो एक्सोप्थेल्मिया। दूसरा आएगा प्लूमर्स डिजीज, और तीसरी है इसके अंदर ग्रेव्स डिजीज। इन दोनों को ही कहा जाता है कि प्लूमर्स डिजीज और ग्रेव्स डिजीज ये है थायराइड कैंसर। ठीक है, थायराइड कैंसर क्या है? प्लूमर्स डिजीज और ग्रेव्स डिजीज, ये दोनों ही थायराइड कैंसर के नाम से जानी जाती है। जो प्लूमर्स डिजीज है इसे बोला जाता है मल्टी नोड्यूलर गोइटर, MNG। तो जो प्लूमर्स डिजीज है इसे बोला जाता है MNG, यानी मल्टी नोड्यूलर गोइटर। और ये इन दोनों को, प्लूमर्स डिजीज को और ग्रेव्स डिजीज को कहा जाता है थायराइड कैंसर। और ये दोनों भी कैसी हैं? ये दोनों ही हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस बोर्ड पर 3 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक है हाशिमोटो डिजीज, एक है प्लूमर्स डिजीज और एक है ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, हाशिमोटो के अंदर क्या है कि खुद के प्रति एंटीबॉडीज का बनना जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का वर्क करना बंद हो जाता है। फिर आएगा हाइपर सिक्रेशन, इसके अंदर आएगा एक्सोप्थेल्मिया, जिसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की ज्यादा होने की वजह से आईज के नीचे यहाँ पर ये सारी की सारी स्वेलिंग आ जाती है, जिससे आंखें बाहर की तरफ आने लगती हैं और ऐसे डरावनी लगती हैं। और प्लूमर्स डिजीज और ग्रेव्स डिजीज, इन दोनों को ही थायराइड कैंसर कहा जाता है, दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और जो प्लूमर्स डिजीज है इसे बोला जाता है मल्टी नोड्यूलर गोइटर। ठीक है, ये जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमने गोइटर को देखा था, जितना हमने क्रेटिनिज्म और मिक्सोडीमा को देखा था। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं में से आएगा। ठीक है, लेकिन अपने को नाम पता होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में भी हमने देख लिया। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, थायराइड ग्लैंड के नेक्स्ट हार्मोन। हमने T4 हार्मोन के बारे में बात की। अभी एक और हार्मोन जो हमने कहा था कि पैराफोलिकुलर सेल से निकलेगा, वो हार्मोन था TCH, यानी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। TCH, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन है, ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा था?
ये सिक्रीट हो रहा था पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स से, जिसका नाम था सी सेल्स। हमने भी डायग्राम में भी देखा था कि जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं उनमें से एक हार्मोन निकल रहा था जिसका नाम था थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स से ये निकल रहा था। इस हार्मोन का क्या काम था? इस हार्मोन का काम था कि ये ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन है उसे करता है कम। ब्लड से कैल्शियम को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड से कैल्शियम को निकाल लेगा और ये कैल्शियम डालेगा कहाँ? ये कैल्शियम को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा बोन्स की तरफ। अगर बोन्स में कैल्शियम ज्यादा आ गया तो ये कैसी हो जाएंगी? बोन्स हो जाएंगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा हार्मोन है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये ब्लड के अंदर से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन्स को देगा और बोन्स को करेगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर ब्लड के अंदर, हम सिर्फ डायग्राम से समझते हैं, ब्लड के अंदर अगर जो कैल्शियम है वो बढ़ गया, ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट बढ़ गई तो क्या होगा? इसको किया जाएगा एब्जॉर्ब। कौन करेगा? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम की बढ़ी हुई जो अमाउंट है उसको एब्जॉर्ब करेगा और ये कैल्शियम किसको दे देगा? ये कैल्शियम जाके देगा बोन्स को। तो बोन्स में आ गया कैल्शियम, बोन्स के अंदर कैल्शियम को भेजा किसने? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन ने। ठीक है। और अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो गया, ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम कम हो गया तो यहाँ पर जो हार्मोन वर्क करेगा वो हार्मोन वर्क करेगा पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन वर्क करेगा और ये क्या करेगा? ये बोन है, ये क्या करेगा? इस बोन से कैल्शियम को बाहर निकाल लेगा और जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, इससे भी कैल्शियम बाहर निकाल लेगा और जो किडनी है इससे भी कैल्शियम बाहर निकाल लेगा। यानी इसको ब्लड के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को कंप्लीट करना है, वो चाहे जैसे भी करे, चाहे वो किडनी से करे, एलिमेंट्री कैनाल से करे, चाहे वो बोन से करे। ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो TCH हार्मोन है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है, और जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं। तो ये हार्मोन्स कैसे हुए? ये हार्मोन्स हुए एंटागोनिस्ट हार्मोन। हमने एंटागोनिस्ट हार्मोन और भी पढ़े थे। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कौन से हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कौन किसके ऑपोजिट है। हमने अभी तक पढ़ा था कि जो मेलेटोनिन है वो एंटागोनिस्ट था मेलानिन के। मेलानिन डार्क कलर दे रहा था स्किन का और मेलाटोनिन लाइट कलर दे रहा था। हमने पढ़ा था कि जो इनहिबिन है जो कि एस्ट्रोजन है, ये दोनों ही किसके एंटागोनिस्ट थे? FSH के। और आज हमने थर्ड भी पढ़ लिया कि TCH है और जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये दोनों भी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। तो इसके साथ ही हमारा थायरॉइड ग्लैंड कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पैराथायरॉइड हार्मोन और पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है। थैंक यू।